बलूचिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ट्रेनें तक बंद कर दी गई हैं, यानी महदूद मुद्दत तक के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और बलूचिस्तान में आमदोरफ्त रोक दी गई है। यानी मैं फिर आपको दोबारा वहाँ ले जाता हूँ कि खसूसी तैयारों के ऊपर बैठ के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ और उनके लोग पहुंचे हैं कोयटा में। क्यों पहुंचे? कि ये लोग शहीद हो गए थे। अब वो जो शहीद है उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं है, यानी शहबाज शरीफ के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, बाकियों के लिए खसूसी तैयारे हैं। वो अपने खसूसी तैयारों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो पहुंच जाते हैं कोयटा में, जबकि ये जो शहीद अहलकार है जिसके लिए वहां पे इकट्ठे हुए हैं, इसको इसकी मैयत इसके इलाके तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे। वो बेचारे चंदा जमा करके अपने शहीद अहलकार को लेकर जा रहे हैं। 9 अहलकार नाजरीन बाजियाब करवाए गए हैं। अब इसका क्रेडिट इससे पहले कि कोई ले, मैं आपको असल खबर बता देता हूँ। ये 9 अहलकार कैसे बाजियाब हुए, जो रोज़नामा कुदरत है उसके अंदर ये खबर छपी है बलूचिस्तान से। वो ये बताते हैं कि अभी तक इन इतलात की मुकम्मल तौर पे तस्दीक या तस्वीर वीडियो सामने नहीं आई, मगर हना ओड़क से जो अगवा होने वाले 9 अफराद हैं उनको मुसल्लह अफराद ने रिहा कर दिया। ज़राए के मुताबिक मगवी अफराद की रिहाई के लिए कल इलाके के बुजुर्गों और मोतबरीन का एक वफद पहाड़ों में मुसल्लह अफराद के पास गया था। आज मगरिब को मुसल्लह अफराद जो खुद को टीटीपी वाले कह रहे हैं, उन्होंने मगवियों को रिहा कर दिया है। यानी वो जो मुसल्लह अफराद पहाड़ों में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो अगवा किए हुए लोग थे उनमें से 9 को रिहा कर दिया है। और वहाँ पे आपको ये भी पता है कि 18 के करीब लोगों को शहीद करके उनकी लाशें पहाड़ों में जो है वो फेंक दी गई थी, जिन्हें फिर बाद में मुतासरीन और लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे मजदूरों और गाड़ियों को ले जाकर उठाकर लाए थे। पुलिस के अंदर नाजरीन सख्त गुस्सा है, लवाहिकीन के अंदर सख्त गुस्सा है। वो गिले और शिकवे कर रहे हैं कि जी आपने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि पुलिस में सख्त रद्द अमल है। अब वो फोर्स है एक, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि उनके लिए ड्यूटी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। वो अपने आप को बेबस और तन्हा महसूस कर रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अंदर से भी सामने आई थी कि उन्हें ना तो सहूलियात दी जाती हैं और लड़ाई बहुत बड़ी है जिसके अंदर उन्हें धकेल दिया जाता है। तो उस तरह की लड़ाई के लिए उनको इक्विपमेंट भी दिया जाए ना, उन्हें तैयारी भी की जाए, लेकिन पुलिस को बहरहाल धकेल दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब जब गए यहाँ पे कोयटा में, तो इन्होंने सबके खिलाफ बात की, लेकिन भारत के खिलाफ बात नहीं की। DGISPR या आर्मी चीफ, ये लोग रोज़ कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान अल खवारिज और फितनतुल इसराइल और यहूदुल, पता नहीं क्या कुछ इनके अजीब अजीब फितने नाम रखे हुए। इतनी ज़्यादा अरबी बोलते हैं, हमें तो समझ नहीं आती, तो वो नाम भी अरबियों के अंदर रखते हैं। तो मामला ये है कि सीधी सीधी बात, अभी दहशतगर्द है। अब DGISPR कहते हैं कि इंडिया की जो एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही हैं। वजह वो ये बताते हैं कि वो दहशतगर्दी इसलिए करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम जो है वो भारत से हजम नहीं हो रहा। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की वो ऐसी कौन सी तरक्की है, किसी एक चीज़ में आप बता दें जो भारत को हजम नहीं हो रहा। यानी आप मईशत के अंदर आप नीचे जा रहे हैं, दहशतगर्दी आप नीचे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट आप नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पैसा मनी लॉन्डर हो रहा है, इंडस्ट्री आपकी बैठ गई है, मल्टीनेशनल कंपनी आपको छोड़ छोड़ के जा रही हैं, मुल्क के असासे आप बेचते चले जा रहे हैं बारी बारी। इस्तेहकाम की हालत यह है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कल ये हुकूमत होगी या नहीं होगी। हालात ये हैं इस्तेहकाम के कि फील्ड मार्शल जो सबसे पाकिस्तान का ताकतवर आदमी है, सबसे ज़्यादा बंदूकें उसके पास है या उसके कंट्रोल में है, उन्हें इस्तेस्ना लेना पड़ जाता है कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। जब इस तरह की सूरत हाल है तो दुश्मन आपकी कौन सी तरक्की से और इस्तेहकाम से खाइफ हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन होता पता है क्या है, पाकिस्तान में जब भी कोई नालायकी होती है ना, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से और दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात होते हैं। अब देखें ना, चागी में आते हैं वो, आगे पूरे चागी को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं कई घंटों तक, फिर जब दिल करता है वो चले जाते हैं BLA वाले। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानों कान खबर ही नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं चलता। अब अपनी नालायकी के ऊपर पर्दा डालने के लिए बड़े आराम से कह देते हैं ये भारत की कार्रवाई, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कितना क्रेडिट वो देते हैं। एक फौज का तर्जुमान खुद ये कह रहा है कि हम नाकाम हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि दुश्मन मुल्क की एजेंसियां कामयाब हो रही हैं। ये आप सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ये आप भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शाबाश या उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब वो बहुत अच्छा काम कर, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने कहां पे रोकी दहशतगर्दी?
लगातार दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहां पे जाके ब्रेक लगेगी? बाद में खबर दे दी जाती है जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। वो पता चला कामयाब ऑपरेशन ये था कि बुजुर्ग गए, जाके उनसे बातचीत करके कबायली तरीके से वो अपने कुछ बाजियाब लोगों को वापस लेकर आए। लाशें भी जाके उन्होंने अपनी खुद उठाई, और बजाय बंदे बाजियाब करवाने के वहां पे बंदे जो है वो शहीद हो गए। तो कामयाब ऑपरेशन आप किसे कहते हैं जी? हमारे जो है 42 मारे गए, उनके 50 मारे गए या 55 मारे गए। ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक भी आदमी कत्ल किया जाए? आपको पाकिस्तान को अभी नौशकी के अंदर इत्तला आ रही है कि वहां पे पुलिस वालों पे फायरिंग हुई है, बहुत सारे जख्मी हो गए, 2 शहीद हो गए वहां पे भी। हर थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान से कोई ना कोई बुरी खबर आती है, और बलूचिस्तान को यहां तक पहुंचाया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्हें समझ ही नहीं आ रही बात की कि बलूचिस्तान को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और शहबाज शरीफ को देखे, वो नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। उन्होंने एक मरतबा भी भारत का नाम नहीं लिया। डीजी ISPR सारा क्रेडिट भारत को देते हैं, और शहबाज शरीफ साहब भारत का नाम भी नहीं लेते। भी वजीर आजम को भी बोले ना, इमरान खान तो बहुत खुलकर बात करते थे, जो बात जहां फिक्स होती थी वहां पे बात करते थे कि जनाब इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि ये जवाब दे पाएंगे। और साबित करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम है, और उसके लिए सहाफ़ियों को इकट्ठा करते हैं, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। अब तो इनको सहाफ़ी भी नॉन सीरियस किस्म के वाजुकात मिलते हैं। मैं हर दफ़ा नहीं कह रहा, ज़्यादातर उनको नॉन सीरियस किस्म के लोग ही मिलते हैं। जिन लोगों को सहाफ़त की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी इकट्ठा करके ये ले जाते हैं बलूचिस्तान में। क्या हो तुम्हें कोर्स करवाएं, आओ तुम्हें दिखाएं बलूचिस्तान के हालात कितने अच्छे हैं। इसी तरह अगर आप 60 और 70 की दहाई के अखबारात पढ़ें ना, 60 से 70 के बीच का जो टाइम था, आप अखबारात पढ़ें, उस दौर की किताबों को आप कंघालें, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह सहाफ़ियों को जहाज़ों में भर भर के ले जाया जाता था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और वो वापस आकर ये खबरें देते थे, जनाब वहाँ पे तो कमाल हो गया, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की वहाँ पे एक मिसाल कायम होगी, एक लाजवाल पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की कहानियाँ उस दौर में उन लिखारियों ने लिखी हैं, अखबारात में छापी गई, किताबों में लिखी गई। तो वो यही कहानी हमें सुना रहे थे कि जनाब बंगाली तो मर मिटे पाकिस्तानियों के ऊपर, वो इधर वालों से बहुत प्यार करते हैं, वो इश्क करते हैं, वो पाकिस्तानी फौजियों को हार पहना रहे हैं, वो ये कहानियां हमारे यहाँ पे सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। और इसी तरह के सहाफ़ियों को जो आज भी इनको मैसर है, उस दौर में मैसर से ले जाया जा रहा था, और उस दौर में भी वही कहानियां थी जो आज भी है। मैं चंद अल्फाज आपको बताता हूँ ना, ये अल्फाज कभी बदलेंगे ही नहीं। यानी फितना, ये लफ्ज़ उस वक्त भी इस्तेमाल होता था। मुट्ठी भर शर पसंद, ये भी उस वक्त कहते, आज भी वही कहते हैं। दुश्मन के आलाकार, ये तब भी था, अब भी है। बैरून मुल्क साजिशी अनासिर, ये तब भी है, अब भी है। तरक्की से खौफजदा, ये तब भी है, अब भी है। सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, ये तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं। आज़म का इजहार, ये हर दफ़ा नया आज़म करते हैं। इजाज़त नहीं देंगे, यानी कोई यहाँ पे देखेगा आंख निकाल देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, ये बहुत पुरानी धमकी है। एज इट इज़ ये जुमले आज तक चल रहे हैं। फिर एक बड़ा खास जुमला, नाजुक मोड़, ये पाकिस्तान नाजुक मोड़ से ही गोल दायरे में घूमता जा रहा है। मुल्क हमेशा इन्होंने नाजुक मोड़ पे ही रखा है। खुद चाहे जैसी मर्जी ये जिंदगी गुजारे, बैरून मुल्क जजीरों में अपने घर ले लें, लेकिन मुल्क को नाजुक मोड़ से इन्होंने किसी और तरफ मुड़ने नहीं दिया, किसी सीधे ट्रैक पे आने नहीं दिया मुल्क को।